हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम डॉक्टर रेड्डीज़ और सिप्ला, दो बड़ी फार्मा कंपनीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इस कंपैरिजन में हम दोनों का बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे और दोनों को साथ में रेट करेंगे। एंड यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज दोनों काफ़ी सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज़ हैं। अगर उनके सेल्स नंबर देखें, इवन मार्केट कैप भी काफ़ी सिमिलर टाइप रहती है इनकी, राइट। और काफ़ी दोनों दे आर वेरी वेरी ओल्ड कंपनीज बोथ, राइट। सो अकॉर्डिंगली वी विल रिव्यू बोथ ऑफ देम एंड सी, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि वेन एवर दे वॉन्ट टू टेक ए एलोकेशन इन फार्मा सेक्टर इन देयर पोर्टफोलियो, तो ये दो मोस्टली शॉर्टलिस्ट में आते ही हैं, राइट। डॉक्टर रेड्डीज़ या सिप्ला दोनों में से आपके शॉर्टलिस्ट में आते हैं। एंड मोस्टली पीपल वांट टू अंडरस्टैंड विच वन टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, किसके क्या रिस्क हैं, क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम पूरा इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे। सारा डेटा जो है वो 5 जून 2020 के हिसाब से हमने लिया हुआ है। और जैसा कि हम मोस्टली सभी एनालिसिस में करते हैं, इसको दो पार्ट में वी हैव डिवाइडेड। पार्ट 1 विल हैव कंपनी प्रोफाइल, इंडस्ट्री एंड द गवर्नेंस, एंड पार्ट 2 विल हैव फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन, जो बहुत ही जल्दी यू विल गेट, राइट। डायरेक्टली लेट्स गो इनटू द कंपनी प्रोफाइलिंग। तो ये है इसका माइलस्टोन्स दोनों का, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि बोथ आर वेरी वेरी ओल्ड कंपनीज। सिप्ला एक्चुअली इज 1935 में इट एक्चुअली स्टार्टेड, राइट, एट सम लेवल, राइट। एंड 1984 में इट गॉट नेम सिप्ला, राइट। एंड फिर वो चलता रहा, एफडीए अप्रूवल मिला उनको 1985 में यूएस में, एंड दे क्रॉस 100 करोड़ टर्नओवर 1991। डॉक्टर रेड्डीज़ जो है वो 1984 में स्टार्ट हुई, मिस्टर रेड्डी के उन्होंने ही स्टार्ट की थी ये कंपनी। एंड इसका थोड़ा डिफरेंस ये है, दे स्टार्टेड एज अ एपीआई कंपनी एंड देन मूव्ड इनटू अ फॉर्मुलेशंस। हमने एपीआई और फॉर्मुलेशंस का डिफरेंस काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था डीवीज लैब की वीडियो में। यहाँ पर एक थोड़ा सा शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ, सो दैट यू डोंट हैव टू रेफर देयर। एपीआई इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो मेन हमारी दवाई का जो मेन मॉलिक्यूल होता है जो हमें ठीक करता है। जैसे पैरासीटामॉल अगर ले लो, तो उसकी जो मेन मॉलिक्यूल है जो हमें ठीक करने वाला है वो एपीआई है, राइट। तो वो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और फिर फॉर्मुलेशन क्या रहता है कि अब वो दवाई देने के लिए उस जब हम गोली लेते हैं तो उसको गोली बनाना, उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं कि ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, और ठीक है, राइट, कोई और चीज़ उसको रिएक्ट ना करे, और बहुत सारे चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली मॉलिक्यूल दो, राइट। तो वो पूरा उसका वो गोली या सिरप बनाना और फिर उसको पूरी पैकेजिंग करना, ब्रांड करना, वो पूरा उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। तो एपीआई जो होता है ना, वो एक बल्क ड्रग होता है, राइट। काफ़ी कंपनी जैसे डीवीज हमने जब डिस्कस की थी, इट इज़ एपीआई, प्योर एपीआई मैन्युफैक्चर। वो फॉर्मुलेशन करते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, बस एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो मेन मॉलिक्यूल है वो बनाते हैं और वो बड़ी कंपनीज़ को देते हैं। तो यूएस की, यूरोप की वेरियस कंपनीज दे बाय दैट, तो दे हैव आउटसोर्स्ड देयर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग टू डीवीज एंड इवन टू सम टू डॉक्टर रेड्डीज, एंड दे गेट दैट एपीआई फ्रॉम देम। उसके बाद वो उसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर वो बेचते हैं। So this is how it works. So Dr. Reddy started as an API manufacturer, and then in 91 actually they started doing a formulations manufacture. Now actually they are a bigger formulation player than an API, right? So this is how the main difference between Cipla and Cipla has never been a major API manufacturer. It was always has been a formulation based company. तो अब अगर हम डिफरेंस देखें इनके बिजनेसेस में, तो फर्स्ट है ग्लोबल जेनरिक्स। इन दोनों का जो ये बिज़नेस है, ये ही इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है। और ग्लोबल जेनरिक्स क्या होता है कि जो मेडिसिन्स हम खाते हैं वो जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं। जेनरिक और नॉर्मल मेडिसिन्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ ब्रांडेड मेडिसिन्स जैसा बोलते हैं, उनको क्या डिफरेंस है कि ब्रांडेड होती है रिसर्च मेडिसिन्स। जैसे कोई कंपनी ने दवाई बनाई, राइट, कोई मॉलिक्यूल बनाया जो आपको ठीक कर रहा है, सपोज मलेरिया की किसी ने मेडिसिन बनाई, तो अब वो पूरा रिसर्च होता है उसके ऊपर, मतलब 2 या 3 साल, कई बार 4-5 ईयर्स लग जाते हैं एक मेडिसिन को पूरा R&D में। वेरियस ट्रायल्स होते हैं उसके, एनिमल ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स के वेरियस फेजेस होते हैं, अलग अलग अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी से, फिर जाके वो ड्रग बनता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, मतलब एक्चुअली $500 million to $1 billion एक कंपनी को खर्च करना पड़ता है एक प्रॉपर ड्रग को मार्केट तक लाने के लिए, राइट। तो इंडियन जो फार्मा कंपनीज है, दे डोंट हैव दैट माइट ऑफ फिनेंशियल माइट कि वो इतना बड़ा ट्रायल फुल अपने थॉट प्रोसेस से कर सकें। तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो मॉलिक्यूल बनाते हैं इनिशियल स्टेजेस में, क्लिनिकल स्टेज पे, और अगर उसमें थोड़ी प्रॉमिस दिखती है, थोड़ा बहुत ट्रायल करते हैं, एनिमल ट्रायल्स वगैरह, और अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर दे पार्टनर विद सम बिग
फार्मास ऑफ अमेरिका और यूरोप, एंड देन दे कोलैबोरेट ईच अदर, एंड उसमें फिर वो बड़े फार्मा कंपनीज उसको आगे लेके जाते हैं ड्रग को, और फिर अगर उसका अप्रूवल मिलता है तो देन देयर इज़ अ रेवेन्यू शेयरिंग होता है. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. और मेजरली जो रेवेन्यू आता है कंपनीज, इंडियन कंपनीज का, वो आता है कि जब ये अब पेटेंट मिलता है उनको, जिसको कंपनी ने लॉन्च किया, वो ड्रग जब लॉन्च हो गया मार्केट में, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया, सब कुछ किया, तो इतना पैसा खर्च किया, तो यू गेट अ पेटेंट. सिग्निफिकेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम यू गेट कि आपको इतना बड़ा पेटेंट मिलेगा. उस टाइम सिर्फ आपका ही ड्रग रहेगा मार्केट में उस पर्टिकुलर थेरेपी के लिए, राइट. और फिर वो पेटेंट जब एक्सपायर होता है उसके बाद एनीवन कैन मैन्युफैक्चर दैट. तो पेटेंट एक्सपायर करने के बाद जो नए दूसरी कंपनी उस मेडिसिन को बना सकती हैं उसको बोलते हैं जेनरिक्स, राइट. तो इंडियन फार्मा कंपनीज मोस्टली दे आर अ बिग प्लेयर इन द ग्लोब इन जेनरिक सेगमेंट्स. तो कोई भी फार्मा, कोई भी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पेटेंट्स हो गए, तो अगर किसी कंट्री में वो पेटेंट एक्सपायर हुआ, कोई बड़ी ड्रग है जो काफ़ी अच्छा वहाँ पर रेवेन्यू है, तो वहाँ एक्सपायर हुआ, तो इंडियन डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और काफ़ी सारी और भी इंडियन फार्मा कंपनी, जो मोस्टली सभी कंपनीज हैं, वो वहाँ पे एक कॉपी, उस ड्रग का कॉपी जेनरिक लॉन्च करते हैं एट मच लोअर प्राइस. अभी क्या सिंगल, अगर अकेले पेटेंटेड प्रोडक्ट है तो मोनोपोली है, राइट. तो आप ऑब्वियसली ड्रग का प्राइस मोस्टली काफ़ी हाई रहता है, बट वंस जेनरिक स्टार्ट कमिंग दे स्टार्ट एट वेरी वेरी लो प्राइसेस. तो इसलिए उनका मार्केट शेयर फटाफट हो जाता है और उनको अच्छा खासा बेस मिल जाता है. तो इंडियन प्लेयर्स मेजरली उसी में मेजरली रेवेन्यू कमाते हैं ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, राइट. जब पेटेंट एक्सपायर होता है तो ड्रग लॉन्च करते हैं, इसीलिए इनको ग्लोबल जेनरिक्स और ब्रांडेड जेनरिक्स भी बोलते हैं. ब्रांडेड मतलब उन जेनरिक को ब्रांड, अपना ब्रांड नाम दे दिया, राइट. तो सिमिलरली डॉक्टर रेड्डीज जो है का एक API मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है, राइट. और एक प्रोप्राइटरी ड्रग्स का है डिवीज़न, जो मतलब कोई स्पेसिफिक ड्रग है, कोई पर्टिकुलर अलग थेरेपी चाहिए या कोई एक पर्टिकुलर डोसेज चाहिए कि किसी, अब अगर सपोज हम 50 मिलीग्राम का टैबलेट ले रहे हैं बट किसी को 75 मिलीग्राम का चाहिए, तो वो उसके लिए एक कस्टमाइज्ड अलग अलग प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बना देते हैं डॉक्टर रेड्डीज. सिप्ला जो है उसका भी API एक डिवीज़न है, बट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू. यही इनका मेजर रेवेन्यू है. और इनका कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस भी है जो डॉक्टर रेड्डीज के पास मेजरली नहीं है. कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस मीन्स कि ऐसे ड्रग्स हैं इनके पास, या ऐसे मेडिसिन हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट ये कंज्यूमर को, कंज्यूमर हम हैं, और जो वैसे दवाइयाँ जो हैं वो मार्केट किसको करते हैं, डॉक्टर्स को, राइट. आपको तो काफ़ी सारी दवाइयों के नाम भी नहीं पता होंगे, तो डॉक्टर आपको लिखता है और आप जाके वो ले लेते हैं. बट काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को ही मार्केट होते हैं. जैसे क्रोसिन है, क्रोसिन आपको डायरेक्टली मार्केट होता है. बहुत ही रेयरली डॉक्टर्स लिखते हैं कि आप क्रोसिन ले लो, राइट. डॉक्टर्स या तो दूसरा लिखेंगे, पैरासीटामोल की नाम दवाई, बट क्रोसिन जो है डायरेक्टली एक कंज्यूमर ब्रांड है. तो उस टाइप के जो ब्रांड्स होते हैं, जो दवाइयाँ ऐसी जो डायरेक्टली आप एज ए कंज्यूमर को एडवर्टाइज होती हैं, वो कंज्यूमर हेल्थ में आता है. तो सिप्ला के पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर हेल्थ में हैं, और कुछ स्पेशलिटी मतलब थोड़े बायोलॉजिक्स सेक्टर में भी इनके प्रोडक्ट्स हैं. अब इनकी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इन डिविजन्स को. तो डॉक्टर रेड्डीज जो है, जैसे ग्लोबल जेनरिक्स मैंने बताया, तो उनके ऑलमोस्ट 200 जेनरिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जो ग्लोबली इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं. और ये मेजरली 76% रेवेन्यू, जैसे मैंने बोला, मेजरली यहीं से आता है. लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ ठीक रहा. इवन फ्रॉम कोविड पर्सपेक्टिव डॉक्टर रेड्डीज का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था सेल्स में, और 3 ईयर में ज़्यादा इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है. तो इसका मतलब लास्ट 1 ईयर वॉज गुड, बट प्रीवियस 2 ईयर्स ग्रोथ वॉज नॉट गुड. हम डिटेल में बात करेंगे क्यों ऐसा हुआ. API जो इनका है, राइट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है, उसका रेवेन्यू इनका ऑलमोस्ट 16% है जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, विच इज़ ऑल्सो डिसेंटली गुड, राइट. और ग्रोथ जो है लास्ट ईयर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, और 3 ईयर ग्रोथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा. तो ये डिवीज़न बहुत अच्छा ग्रो इनको नहीं दे रहा है. और इसमें मेजर रीज़न क्या है कि चाइनीज़ जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है इस मेजरली इस सेगमेंट में, राइट. क्योंकि वहाँ पर केमिकल और दवाई सस्ती भी है, तो वो बहुत बड़ा कंपटीशन है उनके लिए. और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि पर्टिकुलर नीड्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अराउंड 4.4 छोटा रेवेन्यू है. बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट विथ वेरी वेरी स्मॉल बेस, राइट. ग्रोथ अच्छा है. तो दिस इज़ हाउ देयर 3 डिवीज़न इज. सिप्ला के डिवीजन्स, जेनरिक डिवीजन्स जो हैं, उनका अलग अलग सेगमेंट, HIV, ऑन्कोलॉजी, रेस्पिरेटरी में दे आर बिग. और इनके OTC सेगमेंट, OTC जैसे मैंने बोला कंज्यूमर हेल्थ सेगमेंट में भी है, सैनिटाइज़र, पेन, निकोटेक्स, रिकवरी जेल. API में बहुत ही छोटा, इनका सिर्फ 4.4 कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, राइट. और कंज्यूमर हेल्थ में इनके
आई डोंट नो आपने सुना होगा शायद, कॉफसिल्स करके एक ब्रांड आता है, इम्यूनो बूस्टर्स करके एक ब्रांड आता है, तो ये सब चीज़ें इनके प्रोडक्ट्स हैं। और स्पेशलिटी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बोला बायोलॉजिक्स हैं, और कुछ सेल्फ इंजेक्टेबल, बहुत ही प्रीमियम इंजेक्टेबल्स, स्पेशली इन रेस्पिरेटरी सेगमेंट, इनके दे हैव दोज प्रोडक्ट्स एज वेल। तो अगर हम मिक्स देखें ओवरऑल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिप्ला इज मेजरली, देयर मेजर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी एंड दे आर वेरी बिग इन रेस्पिरेटरी। दे आर एक्चुअली द बिगेस्ट इन इंडिया इन रेस्पिरेटरी, एंड इवन ग्लोबली इन यूएस मार्केट्स वगैरह में इनका अच्छा शेयर है रेस्पिरेटरी सेगमेंट में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये रेस्पिरेटरी जो सेगमेंट है, इट इज़ ए फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट। अभी कोरोना जो आया है, ये भी आपको सब रेस्पिरेटरी इश्यूज़ ही हैं, राइट। तो रेस्पिरेटरी के ऊपर इस इम्पैक्ट और होगा, पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, रेस्पिरेटरी सेगमेंट जो है उस पर उसका ग्रोथ बढ़ेगा सैडली, बट ये सेगमेंट जो है हाई ग्रोथ सेगमेंट है एक्चुअल में देखा जाए, एंड दे आर वेरी वेरी बिग इन दिस सिप्ला। एंटी इन्फेक्टिव क्या होता है, मतलब एंटीबायोटिक्स जो आपके हैं, तो वो भी इनका अच्छा, काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स सिप्ला बनाता है और अच्छा खासा सेगमेंट है। फिर कार्डियक है, गैस्ट्रो है, हीरो है, ये है। डॉक्टर रेड्डीज़ का जो मिक्स है वो मोर मतलब आप कहोगे डेमोक्रेटिक है, मतलब कि गैस्ट्रो 22% है, तो 35% जैसा नहीं है, कार्डियक 13, डर्मा 11, रेस्पिरेटरी भी इनका है 9%, डायबिटीज एंटी डायबिटिक और बाकी भी 31% है। तो आप देखोगे इनका जो पूरा सेगमेंट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है एज़ कम्पेयर टू सिप्लाई। सिप्लाई इज़ वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन देयर रेस्पिरेटरी एंड एंटी इन्फेक्टिव, दो बोथ आर सेगमेंट्स आर वेरी वेरी गुड, राइट। तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ में ऑन्कोलॉजी में भी अच्छा प्रेजेंस है इनका, गैस्ट्रो तो है ही, मैंने बताया ऑलरेडी, कार्डियोवेस्कुलर ट्रमा सब है। सिमिलरली सिप्ला का रेस्पिरेटरी इज़ द बिगेस्ट, दे आर नंबर 1 इन इंडिया इन रेस्पिरेटरी, एंड इवन इन कार्डियोलॉजी दे आर नंबर 4 इन इंडिया, राइट। तो दे आर प्रिटी डिसेंट इन कार्डियोलॉजी एज वेल। उनके टॉप ब्रांड्स देख लेते हैं। अगर आप डॉक्टर रेड्डीज़ के लास्ट 1 ईयर के ब्रांड देखेंगे तो 3 ब्रांड इनके गैस्ट्रो में हैं, राइट, ये भी एक गैस्ट्रो ब्रांड है। फिर पेन में कुछ ब्रांड हैं, गैस्ट्रो है, डर्मा और कार्डियक, तो ये सब ब्रांड्स हैं इनके, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इन ब्रांड्स का, वैल्यू भी ठीक ठाक है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मतलब 155 करोड़ रुपये एनुअल कमाते हैं ओमेस से, और ओमेस डी से 131 करोड़ रुपीज़ कमाते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। सिमिलरली सिप्ला का देखोगे तो टॉप सारे रेस्पिरेटरी ब्रांड्स हैं, राइट, और बिगर कॉन्ट्रीब्यूशन 335 करोड़ का एक ब्रांड, 230 करोड़ का ब्रांड, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी क्लियरली आपको पता चल रहा है कि बहुत बड़ा सेगमेंट है इनका। और ग्रोथ्स ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं है ब्रांड्स की, बट कुछ ब्रांड्स काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉप प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो सिमिलर है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन इसमें 30% है, इनका भी 28% है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। OTC जो कंज्यूमर हेल्थ की हम बात कर रहे थे, राइट, तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ जो है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। एक इनका शायद नाइस जेल है, एक वेलोसिट ईजी करके इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, जिसका वो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, लोकल लेवल पे भी या इंडिया लेवल पे भी। बट सिप्ला के आई एम श्योर आपने ये सब प्रोडक्ट्स एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। निकोटेक्स का तो काफ़ी टीवी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं ये, ठीक है। इवन मैक्स सीरीज का भी एडवर्टाइजमेंट टीवी आई एम श्योर आपने देखा है। और ये कफ सिरप और इनका जैसे दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, कफ लॉजेंज, तो ये भी आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो ये बनाते हैं, और प्रेगनेंसी टेस्ट किट वगैरह भी है इनकी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें, और ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमें लगता है, क्योंकि एक बार ब्रांड बन जाता है ना, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो जाता है, आपका ब्रांड बन जाता है, पीपल स्टार्ट, मतलब एक पुल आ जाता है, राइट, पीपल कहते चलो ये भी ले लेते हैं, तो उससे हमें लगता है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा ऐड करता है वैल्यू इन लॉन्ग टर्म, राइट, बिकॉज एज अ कंज्यूमर वी आर मोर, हमें ज़्यादा एक एसोसिएशन होता है ब्रांड से, डॉक्टर्स को इतना एसोसिएशन नहीं होता। डॉक्टर्स आर मोर इनटू की एफिकेसी कैसी है, कितना ज़्यादा अच्छा है प्रोडक्ट, कोई और अच्छा प्रोडक्ट उनके पास लेके आएगा तो वो ब्रांड पे इतना फोकस नहीं करेंगे, वो कहेंगे चलो ये ज़्यादा अच्छा है, इसको यूज़ करो, राइट। तो हम लेकिन एज अ कंज्यूमर वी आर मोर ब्रांड कॉन्शियस, राइट। तो अगर हम आज कोई कफ सिरप लेंगे, राइट, तो आज अगर आपको कॉफसिल्स, आपने नाम सुना होगा, आपको पता है सिप्ला कंपनी, तो आप कहोगे चलो यार अच्छा है ले लो, क्योंकि मोस्टली हम OTC पे ही जाके थोड़ी बहुत खांसी होती है तो हम जाके कफ सिरप ले लेते हैं, बच्चों के लिए ले लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ ब्रांड्स ऑलवेज हेल्प्स कंपनी बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ, राइट। और ये क्या है ना, ये ब्रांड जो है ये इजीली FMCG प्लेयर्स भी काफ़ी बार खरीद लेते हैं इनसे, विच दे एंड उससे काफ़ी इनको वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है ब्रांड्स की।
रिसर्च पाइपलाइन, जैसे मैंने बोला कि रिसर्च इंडिया में क्या है, जो इंडियन कंपनीज रिसर्च करती हैं वो मेजरली क्या करती हैं कि एक ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट जब वो पेटेंट खत्म हो जाता है उसकी कॉपी कैसे करनी है, कितनी अच्छी कॉपी बना सकते हैं, कितना एफिकेसी, कितना इंप्रूवमेंट है, तो वो सब एप्लीकेशंस ANDA के अंडर, यूएस में स्पेशली ANDA एक एप्लीकेशन होती है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो वो ये फाइल करते हैं। तो इन्होंने जैसे लास्ट ईयर 8 फाइल की, इन्होंने 6 फाइल करी, टोटल अप्रूवल में 99 के आसपास अप्रूवल में है, इनके 62 हैं। कॉम्प्लेक्स ड्रग्स मतलब कि जिनका कॉपी करना इजी ना हो, मतलब उसमें कंपटीशन कॉम्प्लेक्स ड्रग्स में कम होता है, तो इनके 60% जो एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लेक्स ड्रग में, इनके 40% है। तो इस तरह से रिसर्च पाइपलाइन इज प्रिटी गुड विच बोथ ऑफ देम है। मर्जर एंड एक्विजिशन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर रेड्डीज एक्चुअली एक्वायर्ड वोकार्ड्स इंडिया बिजनेस। वोकार्ड फार्मा एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। उनका इंडिया बिजनेस, जेनरिक बिजनेस जो है, इन्होंने एक 1850 करोड़ में खरीदा है। ये डील अभी भी चल रही है, इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, बट मोस्टली हो जाएगा, राइट। तो दिस क्लियरली शोज डॉक्टर रेड्डीज ग्रोइंग थॉट प्रोसेस एंड इनटू इंडियन मार्केट। आप अगर ये देखेंगे ना, बहुत बड़ा रीज़न ऑफ pharma sector not growing in last 4-5 years is because most of the pharma companies in India, उनका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। अगर उनका ग्रोथ देखेंगे उससे पहले 5 ईयर्स पहले से, तो वो एक्सपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो किया उन्होंने। इंडियन अगर जो फार्मा कंपनीज हैं या इंडियन मार्केट है वो तो ठीक ठाक ग्रो कर रही है अभी भी, मतलब मार्केट इन इंडिया इज़ ग्रोइंग वेल, बट बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी इशूज़ एंड इवन ग्लोबल मार्केट दे आर नॉट अलाउइंग इंडियन कंपनीज टू कम। उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है और आ रहा था। और उस दूसरा ये था कि वहाँ पे मतलब मार्केट सेटअप करना इन कंपनीज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से growth in last 5-6 years in pharma sector has not been great, and now many companies, even Dr. Reddy's, Cipla and many other companies have realized कि इंडियन मार्केट पे भी अच्छा खासा फोकस होना चाहिए, राइट। इंडिया से भी उनका अगर सेगमेंट आएगा तो क्योंकि वो एक ग्रोइंग मार्केट है और यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रोथ आता रहेगा, तो फिर बाहर का मार्केट अगर थोड़ा स्लो भी हो जाता है तो उनको इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई डॉक्टर रेड्डीज़ अगर आप देखेंगे तो दे हैव एक्वायर्ड दिस इंडियन, तो उनका इंडिया का एलोकेशन इंप्रूव करने के लिए। सिप्ला जो है ऑन द अदर हैंड हैव स्टार्टेड अ न्यू स्ट्रैटेजी, एक्चुअली वन सिप्ला स्ट्रैटेजी, तो उस पर उन्होंने क्लियर एक वापस इंडिया मार्केट पे फोकस, एंड दे आर सेइंग कि हम पूरे इंडियन मार्केट को अंडर वन डिवीज़न लेके आएंगे सेपरेट, और वहाँ पर पूरा इंडिया पे सेपरेट फोकस करेंगे। अभी क्या है, वो डिविजन्स जो है वो थेरेपी वाइज हैं, राइट। तो API अलग डिवीज़न हो गया, जेनरिक अलग डिवीज़न हो गया, तो वैसा डिवीज़न है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो एक ही मार्केट में अलग अलग फोकस हो जाता है डिविजन्स का। नाउ दे आर सेइंग कि नहीं, वी वांट टू हैव अ सेपरेट मार्केट स्पेसिफिक फोकस। उससे हो सकता है वो थोड़ा और फोकस करें और इम्प्रूव हो। सिप्ला ने भी रेमडेसिविर, ये एक ड्रग है विच इज़ अप्रूव्ड फॉर कोविड के लिए, उसके एक क्योर के लिए, राइट, कोविड पेशेंट्स के। तो जिलियड की है ये, इनको एग्रीमेंट किया है उन्होंने सिप्ला के साथ टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस मेडिसिन एंड इवन विद देयर ओन नेम, तो विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ स्पेशली इन कोविड टाइम्स, ठीक है। इससे काफ़ी एक अच्छा गुडविल भी आएगा कंपनी के अंदर। और इन्होंने एक वॉनबरी करके एक छोटी कंपनी है, इंडियन कंपनी है फार्मा, वहाँ से 4 वुमेन वेल्थ के भी ब्रांड उन्होंने एक्वायर किए हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ दिस मार्केट, मतलब लास्ट 1.5 ईयर्स में इनका मर्जर एक्विजिशन पार्टनरशिप रहा है। अब जोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर हम क्लियरली बताते हैं आपको कि रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ। अब डॉक्टर रेड्डीज़ का आप देखो पहले, तो नॉर्थ अमेरिका स्पेशली US मार्केट में इनका फोकस या इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 39%, और ग्रोथ देखिए लास्ट 3 ईयर्स में जस्ट 0.5%। लास्ट 1 ईयर में फिर भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट वेरी वेरी स्लो ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर्स। इंडियन मार्केट से इनका एलोकेशन इज़ 18%, विच इज़ नॉट वेरी हाई, राइट, जबकि ग्रोथ आर ओके, राइट, नॉट बैड। इमर्जिंग मार्केट्स बाकी जैसे चाइना हो गया, बाकी मार्केट्स में ग्रोथ अच्छी चल रही है, बट अभी फिर भी कम है और इम्प्रूव हो रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में भी ग्रोथ अच्छा हुआ, लेकिन काफ़ी कम एलोकेशन है। और APIs बाकी 16% है, उसका हम ऑलरेडी ग्रोथ आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सिप्ला ऑन द अदर हैंड हैज़ अ बिग बेनिफिट है कि उनका इंडिया फोकस जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 39%, जबकि वो बहुत फास्ट ग्रो नहीं किए, बट ये हमें लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इंडियन मार्केट का ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आगे। नॉर्थ अमेरिका इन्होंने लेट एंटर किया जब, और लेकिन रेस्पिरेटरी इनका जो सेगमेंट है नॉर्थ अमेरिका में इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग वेरी वेल इन नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस एलोकेशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। तो 23% इनका US में आ गया है।
सागा इन्होंने एक नया मार्केट पूरा कैप्चर किया है, साउथ अफ्रीका और बाकी अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज़, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा एलोकेशन का रेवेन्यू आता है वहाँ से, ठीक है। जबकि थोड़ा डीग्रो है मेजरली, थोड़ा कोरोना की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इनको लास्ट मंथ में, लेकिन बट ओवरऑल दे हैव अ गुड एलोकेशन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में इनके 7% है, यूरोप में भी कम है काफ़ी, ठीक है, और API इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और अदर्स मार्केट। तो दिस इज़ हाउ दे आर। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट इज़ वेरी वेरी बिग स्ट्रेंथ। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर सिप्ला। तो ये थोड़ा पॉजिटिव टिल्ट है यहाँ पर बिकॉज ऑफ जोग्राफिक के थॉट प्रोसेस है। दैट्स वाई डॉक्टर रेड्डीज एक्चुअली हैज़ एक्वायर्ड वोकार्ड कि ताकि उनका ये एलोकेशन थोड़ा और इम्प्रूव होए एंड इट इज़ गोइंग वेल, तो ये इनको और नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ देके जाए। तो थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएस जैसे 27 लॉन्चेस किए इन्होंने डॉक्टर रेड्डीज़ ने लास्ट ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, राइट। और इंडिया में दे आर वेरी एक्चुअली स्मॉलर प्लेयर, नॉट वेरी बिग प्लेयर इन इंडिया, 13th है बाय सेल्स, राइट। और चाइना में दे हैव एक्सटेंडेड दैट पोर्टफोलियो, और इमर्जिंग मार्केट में हमने देखा बिकॉज ऑफ दैट दे हैव ग्रोथ, वेरी वेरी गुड ग्रोथ। नॉर्थ अमेरिका में देयर ग्रोथ वॉज वेरी वेरी गुड, मेजरली रेस्पिरेटरी फ्रेंचाइजी हैज़ डन वेरी वेल, ठीक है। इंडिया में उनका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वाज डूइंग वेल, कंज्यूमर हेल्थ बहुत ही अच्छा किया है, और ये 3rd है इंडिया में मार्केट शेयर में। तो दे आर मच बिगर इन इंडिया, लाइक दैट सेड कि 13th है, ये 3rd है। और इनका ये साउथ अफ्रीका जो बेस बिजनेस है वो भी एक अच्छा बिजनेस है, इनका नया बना हुआ है। प्रोडक्ट पाइपलाइन के हिसाब से थोड़ा अगर हम रिसर्च में जाएँ तो दे हैव ए गुड पाइपलाइन, तो हम थोड़ा और डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बस एक मेन चीज़ बता देते हैं। जी नूवारिंग एक इनकी ड्रग है which was supposed to get approval in US. वो एक पेटेंट एक्सपायर हुआ था, they were supposed to get approval in December in 2019 but they didn't get, because of that they faced lot of issues, ठीक है। और उनका बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेड था रेवेन्यू उससे which didn't come, और उनका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब मिल जाएगा, लेकिन अभी क्या हो गया, वहाँ पर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन लॉन्च हो गया है जेनरिक्स का, राइट। तो दे आर काफ़ी पीछे हो जाएंगे, उसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनका रेवेन्यू लॉस एक ऑलरेडी हो चुका है, बट दे स्टिल वांट टू लॉन्च इट एंड गेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो वो इनका एक मेजर इशू था। दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने बहुत बड़ा लॉस बुक किया था, बिकॉज ऑफ दिस गुडविल का इन्होंने बहुत बड़ा लॉस बुक किया था इन दिसंबर 2019 क्वार्टर, बिकॉज ये जो ड्रग है ये लॉन्च नहीं हो पाया था यूएस में। दैट वाज अ मेन रीजन फॉर दिस। बाकी दे ऑल्सो हैव अ गुड 259 ANDAs इन्होंने फाइल किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल्स हैं, और इनका अगर हम देखेंगे वो भी बताएंगे आपको कि कितना R&D में स्पेंड कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में कुछ ज़्यादा बताने वाला, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। इनकी 4 R&D फैसिलिटीज़ हैं क्रॉस बोर्ड, इनकी 6 हैं। इनके ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो ओवरऑल अगर आप R&D में देखेंगे तो इनके ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट हैं। नंबर ऑफ ANDA DMF 30, तो ये सब मतलब दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग और R&D में। तो ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा सेपरेट बताने की बात नहीं है। स्पेंड में डॉक्टर रेड्डीज़ जो है हमेशा से इन माई 10-12 ईयर्स वी हैव ऑलवेज लर्न कि डॉक्टर रेड्डीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च कंपनीज इन इंडिया इन फार्मा स्पेस, एंड दे स्पेंड हाईएस्ट ऑल्सो। एंड यू कैन सी कि अगर उनका परसेंटेज टू सेल्स देखेंगे तो 9-10% या इवन 14% तक उन्होंने स्पेंड किया हुआ है ऑन रिसर्च, विच इज़ वेरी हाई। सिप्ला डजंट स्पेंड मोर देन 7-8% के बीच में, एक्चुअली 6.5 पे भी गए थे। तो इनका R&D स्पेंड इज़ ऑलवेज लेस, दे आर ऑलवेज वन ऑफ द बिगेस्ट R&D स्पेंडर। उससे क्या बेनिफिट है R&D से? सी R&D स्पेंड जो है ना, रिसर्च स्पेंड जब होता है तो यस हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन जब अगर कोई ड्रग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए और एक आपको पेटेंट मिल जाए और उसमें एक अच्छा आपको एलोकेशन मिल जाए, तो इट गिव्स अ वेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर कोई भी ऐसा ड्रग, अगर आपको, जैसे आपको पता है कि एक ऐसे ड्रग्स हैं यूएस में जो पेटेंटेड है, जो एक कंपनी को $1 बिलियन एक साल में देते हैं, मतलब 7,000 करोड़ रुपीज़ एक साल में रेवेन्यू आता है उनका। तो उस टाइप के ड्रग्स में यस आई नो कि डॉक्टर रेड्डीज पूरा एक रिसर्च नहीं कर रहा हो शायद वहाँ तक अकेला, तो उनको किसी के साथ पार्टनरशिप ही करना पड़ेगा, बट एक रेवेन्यू शेयरिंग में भी जाएँ, राइट, और उस टाइप में और उनको मिल जाए कोई अच्छा ड्रग, तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। तो ये जो स्पेंड है, हमें नहीं लगता कि इसका इट इज़ अ बैड स्पेंड, इट इज़ अ वेरी गुड स्पेंड। रिस्की है यस, अगर कुछ नया ड्रग नहीं आया और लगातार स्पेंड होता जा रहा है, कुछ नया एफिशिएंसी नहीं है, वो भी एक रिस्क है। लेकिन मोस्टली यू विल सी कि जो हाई R&D रिसर्च वाली कंपनीज होती हैं, कोई ना कोई उनका ड्रग आता है और वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ देते जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में FDA जो है, एक US FDA एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूएस की। यूएस ही सबसे बड़ी वर्ल्ड की हेल्थ केयर मार्केट है,
वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है हेल्थ केयर पे। तो इसीलिए सभी कंपनीज जो हैं, इवन इंडियन कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, दे वांट टू एंटर यूएस मार्केट्स, दे वांट टू मेक श्योर कि दे हैव ऑल द थिंग्स रेडी। तो डॉक्टर रेड्डीज़ का आप देखोगे तो एक इनका श्रीकाकुलम का एक प्लांट था, एपीआई प्लांट, उसमें कुछ री इंस्पेक्शन चल रहा है, अभी उसका अप्रूवल नहीं मिला है। सिप्ला का भी ये गोवा फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं और एफडीए ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू सेल दोज प्रोडक्ट्स। कोविड का इम्पैक्ट जो है डॉक्टर रेड्डीज़ एक्चुअली को कोई हार्डली इम्पैक्ट हुआ, मतलब सेल पे, बट इनको सिप्ला को इम्पैक्ट हुआ, स्पेशली बिकॉज इंडिया में इनका ज़्यादा है और इंडिया में बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन इश्यूज आए थे और इनको इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर रेड्डीज़, ठीक है। और इनको ज़्यादा इम्पैक्ट हमने नहीं देखा सेल्स में डॉक्टर रेड्डीज़ का, और इनका ठीक ठाक इम्पैक्ट हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम समरी देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव्स देखें तो डॉक्टर रेड्डीज़ के क्या है ना, यूएस मार्केट में काफ़ी सारे नए लॉन्चेस करें, वो कार्ड जो डील है उसमें इंडिया बिजनेस इंप्रूव होगा, वो एक बहुत बड़ा अच्छा है। इनकी स्पेंड R&D की सबसे ज़्यादा है, राइट, और उसकी वजह से हमें लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव है लगता है कंपनी में। और API बिजनेस भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है इनका, राइट। और API बिजनेस हमें विद बिकॉज ऑफ दिस चाइना थिंग, चाइना में जैसे जैसे थोड़ा सा बॉयकॉट बढ़ रहा है, और एक इवन चाइना ने थोड़ा केमिकल सेक्टर पे अपना फोकस कम किया बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन स्टफ, राइट। हमें लगता है कि ये API बिजनेस जो है दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर फ्यूचर कंपनीज इन इंडिया। और इसीलिए हमने डीवीज़ में भी आपने देखा होगा तो वो प्योर API कंपनी है, तो उसका बहुत बेनिफिट हमने दिया है वहाँ पे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है हमें डॉक्टर रेड्डीज़ का पॉइंट। नेगेटिव्स, यस, यूएस मार्केट जो लास्ट 3 ईयर्स में उनको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया और नेगेटिव ग्रोथ था, और उनकी डिपेंडेंस भी बहुत हाई है। और एक नोवारिंग जो ड्रग है वो जो नहीं लॉन्च कर पाए थे यूएस में, उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ उनको दिसंबर क्वार्टर में। सिप्ला के पॉजिटिव्स क्या हैं, उनका पॉजिटिव मेजरली ये है कि एक तो उनका रेस्पिरेटरी मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है रेस्पिरेटरी में, और एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है रेस्पिरेटरी, और उसकी वजह से उनकी यूएस जोग्राफी में भी अच्छी खासी सेल बढ़ रही है। और दूसरा उनका कंज्यूमर हेल्थ सेगमेंट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, अच्छा ग्रोथ दे रहा है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है अगर ये ब्रांड्स ये किसी FMCG प्लेयर को भी देते हैं फ्यूचर में। तो नेगेटिव्स क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रो नहीं है, API बिजनेस नहीं है उनका, और गोवा प्लांट का रेजोल्यूशन थोड़ा डिले हो गया है, इतने से इनके नेगेटिव्स। तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है फ्रॉम कंपनी परस्पेक्टिव। तो ओवरऑल आई थिंक कंपनीज को फ्रॉम लुकिंग एट करंट सिनेरियो बिकॉज ऑफ कोरोना, और स्ट्रॉन्ग जो ये फ्रेंचाइजी हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और इनके जो ब्रांड्स हैं, राइट, और इनकी प्रेजेंस है ग्लोबल, तो डेफिनेटली ग्रीन स्टार वर्थ है, ठीक है। अगर फार्मा प्लेयर्स में आपको देखना है तो ये काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अब हम फटाफट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत फास्ट जाएंगे बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में डीवीज़ में और एबट इंडिया के जब एनालिसिस किया था तो ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर लिया था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये स्लाइड हमने ऑलरेडी डीवीज़ में देख ली थी। API जो है, फॉर्मुलेशन कैसे डिफरेंस है, फार्मा इंडस्ट्री जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली इंडिया में 10,000 से ज़्यादा फार्मा कंपनीज़ हैं, उसमें से सिप्ला नंबर 3 पे है, तो विच इज़ नॉट बैड, सिर्फ 4.5% मार्केट शेयर है सिप्ला का, और वो नंबर 3 पे, तो बिकॉज बहुत ज़्यादा फार्मा कंपनीज है, राइट। और हमें लगता है कि एक बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडियन मार्केट में, ठीक है। येस, जेनरिक्स बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक देयर विल बी अ टाइम वेरी नियर फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन आ सकता है इवन इन दिस मार्केट। जैसे जैसे रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, इंडियन रेगुलेशंस आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रिंजेंट, जैसे जैसे स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं वो उतना डिफ़िकल्ट होगा जो छोटी कंपनीज़ हैं जिनके पास प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं हैं टू मेंटेन देयर प्रेजेंस, और फिर एक आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। इंडिया में सन फार्मा मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 है, डॉक्टर रेड्डीज नंबर 2 है, डीवीज जबकि सेल काफ़ी कम है लेकिन बहुत बड़ा मार्केट कैप हो गया है। पीपल आर वेरी गंगो अबाउट बिकॉज दे आर वेरी वेरी फोकस्ड API बिजनेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस होल चाइना एंड कोरोना थिंग API बिजनेस इन इंडिया is expected to grow very fast, right? Cipla is number 4th। और अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो सन फार्मा सबसे बड़ी रेवेन्यू कंपनी है, फिर ऑरोबिंदो है, फिर लुपिन है, फिर सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है ओवरऑल इंडिया रेवेन्यू के हिसाब से, राइट। और अगर हम थेरापेटिक्स सेगमेंट्स के हिसाब से देखें तो एंटी इन्फेक्टिव इंडिया में सबसे बड़ा सेगमेंट है एंटी इन्फेक्टिव वाला, एंटीबायोटिक, फिर कार्डियक है, गैस्ट्रो है, एंटी डायबिटिक है, रेस्पिरेटरी है। तो अगर आप देखोगे तो ये सब बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं और ये सब जगह पे डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला का अच्छा खासा प्रेजेंस है बीइंग अ बिग कंपनी। फार्मा इंडस्ट्री ग्रोथ हैज़ बीन प्रेटी गुड इन इंडिया, अगर आप देखोगे तो 8-9%, 10% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और आगे मेरे को लगता है कि और फास्ट ग्रो होगा,
10+ डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया में, जैसे 2011-12 में थे इनिशियली, वो वापस एक्सपेक्टेड है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोरोना, राइट। एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, 11-12% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगर हम एक एस्पिरेशनल केस देखें, एंड दैट आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड लुक एट। API इंडस्ट्री जो है वो 70% अभी API चाइना से आते हैं, इंडिया के भी इंपोर्ट करता है इंडिया। तो अभी जैसे जैसे चाइना पे डिपेंडेंस कम करने का प्लान है, इवन गवर्नमेंट का भी, कंपनीज का भी, और ग्लोबली भी, राइट। तो इंडिया कैन बी अ बिग API मैन्युफैक्चर, और दिस इज विल गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट। और गवर्नमेंट को भी ऑलमोस्ट दे आर प्लानिंग टू बूस्ट API मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसकी वजह से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर API का टोटल रेवेन्यू में शेयर देखें तो ऑरोबिंदो 14% है, तो ये बड़ा प्लेयर है API में। डिवीज तो ऑलमोस्ट 100 है एक्चुअली, 52% प्योर API है, बाकी जो है उनके स्पेशलाइज्ड APIs हैं। डॉक्टर रेड्डी 16% है, राइट। फ्रॉम रेवेन्यू परस्पेक्टिव दे आर वेरी बिग एंड दे हैव, तो ये सब 3-4 प्लेयर को काफ़ी बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट्स में फार्मा में नॉर्थ अमेरिका इज़ द बिगेस्ट, US, राइट। फिर सेकंड 18%, अफ्रीका में भी काफ़ी अच्छा इंडिया का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए फार्मा में, राइट। एक्सपोर्ट का कंपैरिजन देखें तो US डेफिनेटली इज़ द बिगेस्ट, अगर आप देखोगे सब एक्सेप्ट सिप्ला एक्चुअली, बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो हाईली डिपेंडेंट हैं US की सेल पे, राइट। और इंडिया में सिप्ला इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट रेवेन्यू, तो वो हमें बहुत पॉजिटिव लगता है सिप्ला का ये पॉइंट। डॉक्टर रेड्डीज इज येस प्लानिंग नाउ विथ एक्विजिशन, दे विल इंक्रीज दिस एलोकेशन एज वेल। कोविड का इम्पैक्ट जो है, ओवरऑल डिसरप्शन था सप्लाई चेन वगैरह का शॉर्ट टर्म, बट हमें लगता है कि ओवरऑल रेस्पिरेटरी थेरेपी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी, स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री ओवरऑल शुड बेनिफिट बिकॉज ऑफ कोरोना। एक्सपोर्ट्स भी इंप्रूव होने चाहिए, इंडियन एज अ मार्केट शुड बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ फार्मा अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया हैज़ अ स्किल सेट, इंडिया कॉस्ट इज़ लो, ठीक है। एंड विद चाइना बिकमिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर द वर्ल्ड, इंडियन मार्केट शुड एक्चुअली बाउंस अपॉन दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फार्मा में ओवरऑल हमें लगता है कि डोमेस्टिक ग्रोथ तो अच्छी एक्सपेक्टेड है ही, चाइना जो है इंडियन API को स्पेस दे सकता है, और कोविड जो है फार्मा स्पेस को ऊपर और बढ़ा सकता है। नेगेटिव्स यही है कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वर्ल्ड में बढ़ रहा है अब। many countries they don't want imports from outside, they want to create their own। अभी ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में ये इम्पैक्ट फार्मा पे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक स्किल सेट, उसका केमिकल्स और उसमें जो कॉस्ट है वो इतना इजी नहीं होगा बड़े यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज़ के लिए टू हैव दोज टाइप ऑफ स्किल सेट इन देयर कंट्रीज़। तो ये एक लॉन्ग टर्म में शायद इसका इम्पैक्ट हो, बट मीडियम शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं लगता है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो येस, मार्केट अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी बड़ी है, क्लियरली दोनों के लिए ग्रीन स्टार मिलना चाहिए यहाँ पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत पुरानी कंपनीज हैं, वी हैव नॉट फेस्ड एनी इशूज, वी हैव नॉट सीन मेजर इशू इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ बोथ दीज कंपनीज। आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो सिप्ला हैज़ ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 35% के आसपास का शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जिसमें से 22% फॉरेन प्रमोटर हैं इंडियन ही, दे लिव आउटसाइड एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉरेन प्रमोटर्स, और 15% के आसपास इंडियन प्रमोटर्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ का ऑलमोस्ट 27% के आसपास प्रमोटर्स हैं। ओवरऑल अगर आप DIIs जो कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या इवन LIC है, DRL में उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर रखा है लास्ट 4 क्वार्टर में। इवन अगर आप FIIs देखेंगे तो बहुत बड़ा एलोकेशन है डॉक्टर रेड्डीज़ में, 30% प्लस एलोकेशन, और इवन मार्च क्वार्टर में भी जब इतना ज़्यादा FII का आउटफ्लो हुआ, इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ, और तो सिमिलर एलोकेशन रहा है 4 क्वार्टर में। सिप्ला का जबकि ये बढ़ा है, DIIs हैव इंक्रीज्ड और FIIs हैव डिक्रीज्ड एलोकेशन, जबकि पब्लिक एलोकेशन बाकी उतना ही रहा है। तो DIIs आर बिकमिंग मोर गंगो अबाउट देम। प्रमोटर्स, तो ये सब प्रमोटर्स हैं। मेजर इन्वेस्टर्स आप देखेंगे तो FIIs ऑलमोस्ट जैसे 30% का FIIs था, उसमें से JP मॉर्गन चेस बैंक का ही ऑलमोस्ट 14.5% का स्टेक है डॉक्टर रेड्डीज़ में, राइट। और सिप्ला में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, LIC, और ये सब मेजरली DIIs ही मेजर बड़े शेयर होल्डर्स हैं। मैनेजमेंट प्रोफाइल, सतीश रेड्डी जी चेयरमैन हैं, ही इज़ द बिग नेम इन फार्मा सेक्टर, 23 ईयर्स से ऑलमोस्ट चेयरमैन है इस कंपनी के, राइट। GV प्रसाद जी जो हैं, ही इज़ अ को चेयरमैन MD एंड CEO, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी ओल्ड प्लेयर इन दिस सेगमेंट। सिप्ला में आप देखेंगे तो मिस्टर YK हमीद जो हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उमंग वोरा ये
4 साल पहले आए हैं. ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स एक्चुअली ऑफ डॉक्टर रेड्डीज़. ठीक है, ये इंटरनेशनल बिजनेस डॉक्टर रेड्डीज़ का नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली इंक्रीज़ करने का बहुत बड़ा जिम्मा इनके रीज़न की वजह से है कि डॉक्टर रेड्डीज़ हैज़ सच अ गुड यूएस बिजनेस. और दैट्स वाई आई थिंक ये 4 ईयर से जब से यहाँ आए हैं, आपने देखा होगा यूएस बिजनेस ऑफ सिप्ला हैज़ ऑल्सो ग्रोन वेरी वेल. सो दैट्स मे बिकॉज ऑफ दैट ओनली मे बी. ओवरऑल ऑडिट एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में बहुत अच्छा है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव पर्सन नहीं है किसी भी कमेटी में, सब नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस. बोर्ड रेम्यूनरेशन हमने देखा है कि 10 to 15 करोड़ रुपीज़ का CEO का रहता है मोस्टली बड़ी फार्मा कंपनीज़ में रेम्यूनरेशन, तो उस टाइप से ही है. एम्प्लॉय फीडबैक दोनों का काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी अच्छा है. अवार्ड वगैरह में भी दोनों ने काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अवार्ड्स लिए हैं. सिप्ला लीडरशिप कैटेगरी में रहा है, राइट. तो इवन उनको ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड भी मिला हुआ है 2019-20 में. तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है, कुछ भी ऐसा मेजर इशू नहीं लगा. हमने न्यूज़ वगैरह भी चेक की, नथिंग वी गॉट विच वॉज नेगेटिव फ्रॉम गवर्नेंस परस्पेक्टिव, राइट. और बहुत ओल्ड कंपनीज़ हैं, तो अगर कुछ ऐसा इशू हुआ होता तो पहले भी कुछ आता, बट नथिंग अगेंस्ट द मैनेजमेंट टिल नाउ, विच इज़ वेरी गुड. So that is all we have on this first part, जिसमें हमने कंपनी मार्केट अपॉर्चुनिटी और गवर्नेंस के बारे में आपको बताया. हम फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि क्यों लास्ट 4-5 साल से फार्मा ग्रो नहीं किया है, क्या रीज़न रहे हैं, और वैल्यूएशंस कैसे हैं. स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम द स्टॉक प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन फार्मा स्पेस. तो क्या अभी भी एक डालने मतलब एंट्री करने लेवल्स हैं या वी शुड वेट, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्लियरली पार्ट 2 में. सो दैट इज़ ऑल वी हैव ऑन दिस वीडियो. अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन ऑल्सो राइट एन ईमेल टू अस ऑन contact@investindia.in. बाकी आप हमारा स्टॉकोमीटर जो हमने एक नया वर्जन लॉन्च किया है स्टॉक सब्सक्रिप्शन का, आपने उसको ज़रूर देखें. वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, राइट. आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मतलब स्पेशली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सब एक जगह पे दिखेंगी. लॉट ऑफ सेक्टर कंपैरिजंस भी आप देख सकते हैं वहाँ पे. और ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए. कभी बीटा वर्जन टाइप लॉन्च किया है, आपके मोबाइल ऐप पे भी जल्दी आएगा वो. लेट अस नो कि आपका क्या फीडबैक है. कुछ भी चेंजेस करने हैं, वी कैन डू इट एंड गिव इट टू यू. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. जय हिंद.